जब भी हम सोचते हैं कि हम किसी भी बड़े से बड़े जानवर के साथ एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। जैसे एक लेडी 12 साल तक एक ऑर्का फिश के साथ रहती है और इन दोनों के बीच एक बहुत ही गहरा रिश्ता भी बन चुका था, लेकिन किसे पता था कि यही ऑर्का फिश एक दिन इस लड़की की जान ले लेगी। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में जानने के बाद आपका जानवरों पर से तो बिल्कुल भरोसा ही उड़ जाएगा। जिसमें सबसे पहले है जेसिका रेडक्लिफ। गाइस, जेसिका की स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको धक्का लग सकता है, क्योंकि जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो और वही आपको मार दे, तो ये बात शायद सभी को विचलित कर सकती है। ऐसा ही कुछ हुआ जेसिका के साथ। इन्हें समुद्री जानवरों के साथ रहना बहुत ही ज्यादा पसंद था और ये उन्हीं के साथ काम भी करती थी, क्योंकि इनके पिता एक बायोलॉजिस्ट थे और उन्हें किसी भी जानवर के ऊपर रिसर्च करने के लिए उसे अपनी लैब में लाना पड़ता था। और वहीं से ही जेसिका का इंटरेस्ट जानवरों में और भी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, खास करके जलीय जीवों में। जैसे जैसे जेसिका की उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे इन्होंने डॉक्टर्स और रिसर्चर्स के साथ समुद्र में जाना शुरू कर दिया, जहाँ पर डॉक्टर्स व्हेल और डॉल्फिन्स के ऊपर रिसर्च करते थे और ये सभी फिशेस जेसिका के बोट के आसपास ही रहती थी, जिससे ये भी इन फिशेस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर पाती थी। और इनके हाथों में कुछ ऐसा जादू था कि ये अपने हाथों से ही डॉल्फिन्स को भी कंट्रोल कर सकती थी, क्योंकि ये थोड़े से समय में ही किसी भी फिश के साथ दोस्ती भी कर लेती थी, जिससे इनका फिशेस के साथ का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बढ़ता चला गया। इसी के साथ ही साथ जेसिका ने अपने पहले ऑर्का शो ओशन हेवन मरीन पार्क में पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट टाइम ऑर्का शो देखने के बाद तो इनका मन ऑर्का जैसी फिश के साथ रहने का और भी ज्यादा होने लगा। जिसके बाद जेसिका ने अपनी 19 साल की उम्र तक एक ऑर्का ट्रेनर बनने का संकल्प लिया, जिसके लिए इन्होंने समुद्री जीव विज्ञान की डिग्री भी हासिल की। और ये डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने ओशन हेवन नाम के शो में काम करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ऑर्का के साथ इनका डे बाय डे एक्सपीरियंस और भी ज्यादा अच्छा होता गया। जिसके बाद जेसिका ने अपनी मात्र 21 साल की उम्र में वो प्रसिद्धि हासिल कर ली जिसे कुछ लोग इस एज में अचीव भी नहीं कर पाते। जिसके बाद ये सबसे बड़े और मोस्ट पॉपुलर ऑर्का शो की ट्रेनर बन गई, जिस शो में ऑर्का फिश 22 फीट से भी ज्यादा लंबी होती है और लगभग इसमें 5443 किलो से भी ज्यादा वजन होता है। इस बड़ी ऑर्का फिश के शो को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं और ये शो ऑर्का शोज के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज में से एक होता है। जेसिका जिस ऑर्का फिश को ट्रेन करते हैं, ये उसका नाम मेलो रखती हैं और फिर इसी तरह से इन्हें मेलो के साथ काम करते करते कई साल हो जाते हैं। इन दोनों के बीच का बॉन्ड इतना अच्छा बन चुका था कि मेलो जेसिका के हर एक इशारे को समझती थी। इसी तरह से ये दोनों लोगों के सामने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाते थे और इन्हीं का शो ऑर्का शोज में सबसे ज्यादा फेमस था। लेकिन जैसे जैसे साल दर साल समय बीतता गया, वैसे वैसे मेलो के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आने लगे। जैसे कभी कभी मेलो एग्रेसिव भी होता था, तो कभी कभी वो खाना खाना भी छोड़ देता और कई बार उसने जेसिका के इशारों का भी पालन नहीं किया और नाइट के समय में मेलो टैंक की दीवारों पर भी मुंह मारता था। ये सब कुछ क्लियरली दिखने के बाद भी उस शो की मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि लास्ट टाइम मेलो के साथ एक शो करते हैं जिसमें सिर्फ जेसिका ही अकेली मेलो के साथ एक्ट करेंगी। और मेलो के लास्ट शो को देखने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उस शो के दौरान वहाँ बैठे सभी व्यक्तियों की आवाज गूंज रही थी। जिसके बाद जेसिका और मेलो का इंट्रो हुआ और वहाँ पर जोरदार तालियां बजने लगी। इन तालियों की गड़गड़ाहट से ही जेसिका का कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बढ़ गया और फिर मेलो पानी को अपने एक पंख से चीरता हुआ पानी से बाहर छलांग मारता है, जिसे देखते ही लोग और भी तेजी से तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मेलो बिना किसी हिचकिचाहट के जेसिका के हर एक आदेश का पालन करता है। वो पानी में अच्छे से जंप भी करता है और लोगों को खुश भी करता है, जिसमें आगे बैठे लोग भीग जाते हैं और बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे। मेलो के इस लास्ट शो को देखने जेसिका के माता पिता भी आए थे। यहाँ तक जेसिका को मेलो में सब कुछ ठीक लग रहा था और उसका कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बूस्ट होता चला गया जब उसे लगा कि मेलो उसकी सारी बात मान रहा है। जिसके बाद जेसिका इस शो का लास्ट स्टंट करने के लिए मेलो के ऊपर बैठती है और मेलो उसे इस पानी में चारों ओर घुमाता है। और इसके बाद जेसिका की ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं रुकने वाली थी, क्योंकि अचानक से बिना किसी वार्निंग के मेलो ने जेसिका के धड़ को अपने जबड़े में दबा लिया। मेलो का ये अटैक देखने में बहुत ही भयानक था। इस शो में बैठे हर एक व्यक्ति ने इसे अपनी आंखों से देखा था, जिससे वहां बैठे हर एक व्यक्ति की सांसें रुक गईं, क्योंकि कुछ समय तक तो सभी को लगा कि शायद ये इस एक्ट का पार्ट है। लेकिन जैसे ही वहाँ के ट्रेनर्स एक्टिव हुए और उनका डरावना जैसा फेस देखने के बाद उस शो की भीड़ में हलचल होना शुरू हो गई और फिर लोगों ने वहाँ से बहुत
बहुत तेजी से चिल्लाते हुए भागना शुरू कर दिया। उस पूरे शो में हड़कंप मच गया और कुछ ही सेकंड्स में वहाँ के सभी ट्रेनर्स जेसिका को मेलो से छुड़ाने की कोशिश करते हैं। वो हर वो मुमकिन कोशिश करके देखते हैं जिससे मेलो से जेसिका को छुड़ाया जा सके। वहाँ के सभी ट्रेनर्स मेलो को उस पानी से बाहर निकलने के लिए सिग्नल्स देते हैं, लेकिन उस समय मेलो उनकी किसी भी बात को नहीं सुनता है। जिसके बाद टैंक में बोया, रस्सियों और जहाँ तक कि मछलियों तक को भी फेंक दिया गया, लेकिन मेलो ने जेसिका को नहीं छोड़ा। इन सभी चीजों को इसलिए किया जा रहा था ताकि मेलो का ध्यान भटक सके और वो जेसिका को अपने जबड़ों से बाहर निकाल दे। जिसके बाद वहाँ के दो ट्रेनर्स डंडों के साथ पानी में उतरने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिससे जेसिका को पानी से बाहर निकालकर उसे बचाया जा सके। लेकिन तब तक मेलो जेसिका को अपने जबड़ों में दबाकर उसे गहरे पानी में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो उसे टैंक की दीवारों से टक्कर मारता है। एक और का फिश का जबड़ा इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है कि अगर उसके बीच में कोई फंस जाए तो उससे निकलना तो बिल्कुल इम्पॉसिबल ही होगा। मेलो ने जेसिका के ऊपर इतनी तेज अटैक किया था कि जेसिका के फेफड़ों और छाती पर गहरी चोट आई और उसकी कई सारी पसलियां तो टूट चुकी थी, जिससे जेसिका की बॉडी से पूल के अंदर बहुत सारा ब्लड निकलने लगा और वो पूरा पूल ब्लड से लाल हो जाता है। वहाँ के सभी ट्रेनर्स मेलो से इसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस सब में नाकामयाब रहते हैं। जिसके बाद हाइड्रोलिक मशीन की मदद से मेलो को जाल में पकड़कर उसे पानी से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद जेसिका को भी पानी से बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास ले जाया गया और डॉक्टर्स ने जेसिका को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स के द्वारा इनकी मृत्यु का कारण इनका पानी के अंदर रहने की वजह से दम घुटना और शरीर से बहुत ज्यादा ब्लड बह जाने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। ये डॉक्टर्स के द्वारा जेसिका की मौत का कारण बताया गया। इस हादसे के बाद ओशन हेवन मरीन पार्क के दरवाजों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। क्या आपने किसी को अपने घर में क्रोकोडाइल पालते हुए देखा है? शायद आपने नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसे खतरनाक जानवरों को अपने घर में कौन पालना चाहेगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे खतरों के खिलाड़ी भी होते हैं जो कि मगरमच्छ जैसे जानवरों को अपने घर में तो पालते ही हैं, इसी के साथ ही साथ वो उसके साथ मस्ती भी करते हैं। क्रोकोडाइल मैन गाइस, ये है मिस्टर फेरापो शेर, जो कि क्रोकोडाइल के साथ ये ऐसे रहते हैं जैसे कि वो इनका दोस्त ही हो। ये उसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी भी करते हैं और ये अपने मगरमच्छ की किस भी करते हैं। अब गाइस, एक मगरमच्छ को किस करना कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है वो तो मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ दुनिया का एक ऐसा खतरनाक जानवर है जो कि किसी भी बड़े से बड़े जानवर का भी शिकार करने से पीछे नहीं हटता है। अब ये क्रोकोडाइल इतना खतरनाक जानवर होने के बाद भी आखिर फेरापो के साथ इतना फ्रेंडली कैसे है? एक्चुअल में ये क्रोकोडाइल फ्रेंडली नहीं है, बल्कि यही क्रोकोडाइल फेरापो के ऊपर कई बार अटैक कर चुका है। लेकिन फेरापो भी एक जिद्दी आदमी है, उसने भी इस क्रोकोडाइल को ऐसा ट्रेंड किया है कि वो इनके इशारों पर ही चलता है। फेरापो एक चिड़ियाघर में लाइव ऑडियंस के सामने ये शो परफॉर्म करते हैं, जिसमें ये इस मगरमच्छ के साथ खेलते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं और अपना सर तक इस मगरमच्छ के मुंह में दे देते हैं। लेकिन फिर भी ये डेंजरस क्रोकोडाइल इनका कुछ भी नहीं करता है। अब इस बारे में आपको क्या लगता है कि ये क्रोकोडाइल कभी इनके ऊपर अटैक करेगा या नहीं? हाइनास गाइस, हाइना के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे, जिन्हें हिंदी में लकड़बग्गा कहते हैं। हाइना दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। अब ऐसे जानवरों को अपने घर में पालने की भूल कौन करेगा? अब दुनिया में कुछ ब्रायन हैन जैसे कुछ लोग भी हैं जो कि ये काम कर सकते हैं। ब्रायन हैन ने बचपन से ही अपने घर में एक हाइना के बच्चे को पाला है। अब एक हाइना को जब तक वो बच्चा है तब तक तो पालना ठीक था, लेकिन ब्रायन ने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती तब कर दी जब उसने हाइना के बच्चे को तब तक पाला जब तक वो बड़ा नहीं हो गया। और फिर बड़े होने के बाद हाइना ने ब्रायन के ऊपर कई बार अटैक किया है, लेकिन ब्रायन ने इस हाइना को जंगल में छोड़ने की बजाय इसकी ट्रेनिंग और भी ज्यादा सख्त कर दी, क्योंकि एक हाइना को ट्रेन करके ही पाला जा सकता है। और पालने का मतलब ये नहीं है कि उसे आप अपने घर में रख सकते हैं, बल्कि इसे आपको खुले मैदानों के बीच रखना होगा, क्योंकि हाइना जैसे खतरनाक जानवर को एक कमरे में बंद रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए ब्रायन हैन ने इस हाइना को बहुत हार्ड ट्रेनिंग दी है और उसे ये ओपन एरियाज में ही रखता है। इसलिए आज ये दोनों एक अच्छे फ्रेंड तो हैं, लेकिन आगे ये कब तक इसी तरह के फ्रेंड रहेंगे इसका कुछ नहीं पता। ब्रूटस द बियर गाइस, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बियर कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा कि एक भालू कितना डेंजरस होता है, लेकिन केसी एंडरसन जैसे लोग इस खतरनाक भालू को अपने घर में पालते हैं। इन्होंने इस भालू का नाम ब्रूटस रखा है और इसमें 400 किलो से भी ज्यादा वजन है। अब एक 400 किलो के जानवर को अपने घर में पालना ही एक
एक सबसे बड़ा टास्क होता है, लेकिन केसी ने तो 400 किलो का सबसे खूंखार जानवर अपने घर में पाला हुआ है। लेकिन इन्होंने इसे ऐसे ट्रेंड किया है कि ये बियर केसी एंडरसन की सारी बातें मानता है और ये इनके परिवार का एक सदस्य भी है। जब भी ये फैमिली एक साथ बैठकर खाना खाती है तो ब्रूटस भी वहाँ अपनी टेबल लगाकर बैठ जाता है और वो भी अपना डिनर इन्हीं की डाइनिंग टेबल पर बैठकर करता है। इसके अलावा केसी ब्रूटस को जंगल में भी घुमाने ले जाता है और इंटरनेट पर इनकी कई सारी वीडियोस भी वायरल हुई हैं, जिन्हें आपने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर देखा होगा। और ये बियर सिर्फ केसी के साथ ही नहीं रहता है बल्कि इनकी पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट भी करता है। वन आइड पप्पी गाइज, ये एक आंख वाला पप्पी है जो कि आपने अब से पहले ऐसे पपीज को कभी नहीं देखा होगा। ये पप्पी देखने में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, लेकिन इसके बहुत छोटे होने की वजह से ये बहुत क्यूट भी नजर आ रहा है। 2020 में सेंट्रल थाईलैंड के एक गांव में एक फीमेल डॉग एक साथ 3 बच्चों को जन्म देती है। उसमें से एक बच्चा ऐसा होता है जिसकी सिर्फ एक ही आंख होती है और इसका मुंह भी डॉग से बिल्कुल अलग तरह का होता है। अब गाइस, आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि ये पप्पी जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो एक अडल्ट डॉग होने के समय ये कैसा दिखाई देगा। क्या ये देखने में खतरनाक होगा या नहीं, ये आप लोग मुझे अभी कमेंट करके बताओ। गोल्डन ईगल गाइस, पक्षियों में जो सबसे खतरनाक बर्ड होता है वो होता है ईगल। और ईगल्स के भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, तो उन ईगल्स में से भी जो सबसे खतरनाक ईगल होता है उसे बोलते हैं गोल्डन ईगल। इस गोल्डन ईगल को पालने से पहले बहुत हाई ट्रेनिंग की जरूरत होती है। ये है मार्टिन टाइगर, जो कि अपनी 12 साल की उम्र से ही इन ईगल्स को पालते आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपनी 12 साल में सिर्फ कुछ ही गोल्डन ईगल्स को पाला है, क्योंकि इन ईगल्स को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इनके पंजे इतने नुकीले होते हैं कि अगर आपके हाथ में या कहीं भी लग जाते हैं तो उस जगह पर आपके बहुत गहरा घाव होगा। और इसके अलावा इनकी चोंच भी बहुत ही ज्यादा नुकीली होती है। ये किसी भी तरह के जानवर की चमड़ी को कभी भी फाड़ सकते हैं। मार्टिन टाइगर को भी अपने ईगल्स को ट्रेन करने में बहुत समय लगा है, जिनके ट्रेन किए हुए ईगल्स को बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज, टीवीज और इसके अलावा बहुत सारे शोज में भी दिखाया गया है। मार्टिन अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें ईगल को प्राचीन कला के साथ प्रशिक्षित करने का लाइसेंस प्राप्त है। और गाइस, इसके अलावा गोल्डन ईगल की एक सबसे खास बात ये है कि जब भी ये किसी जानवर का शिकार करते हैं और फिर उसके बाद जो उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग हड्डी होती है जो इनसे नहीं टूटती है, तो उसे ये तोड़ने के लिए अपनी चोंच में दबाकर बहुत ऊंचाई पर ले जाते हैं और वहां से उस हड्डी को पत्थरों के ऊपर फेंक देते हैं। जिसके बाद जब वो हड्डी इतनी ऊंचाई से पत्थरों के ऊपर गिरती है तो उस हड्डी के 2 क्या 10 टुकड़े भी हो जाते हैं। जिसके बाद ये गोल्डन ईगल उन हड्डियों को आराम से बैठकर खाता है। मैरी एंड रैम्बो गाइस, ये यूएस की रहने वाली एक ऐसी लेडी है जिन्होंने अपने घर में एक एलिगेटर को पाला है और ये एलिगेटर इनके साथ इतना फ्रेंडली है कि मैरी हमेशा ही इस एलिगेटर को अपने साथ ही रखती है और इन्होंने अपने इस एलिगेटर का नाम रैम्बो रखा है। मैरी को ये एलिगेटर एक नदी के बाहर जख्मी हालात में मिला। इस एलिगेटर की बॉडी से ब्लड निकल रहा था और उस समय ये एलिगेटर बहुत ही छोटा था। जिसके बाद मैरी इस एलिगेटर को उठाकर अपने घर ले आती हैं और अच्छे से ये इस एलिगेटर का इलाज करती हैं और इसके सही होने के बाद ये इसे अपने साथ एक पेट के तौर पर रख लेती हैं। जैसे सभी लोग अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने घर में एक एलिगेटर को पाल लिया। आज इस एलिगेटर की उम्र 15 साल हो चुकी है और 15 साल से मैरी इस एलिगेटर को पालती आ रही हैं और ये 10 से 15 फीट लंबा है। मैरी इसे टाइम से खाना देती हैं और इसे अपने साथ बिठाकर इसके साथ खेलती भी हैं। वुल्फमैन गाइस, ये है बर्नर सेट, जो कि कोई 1 या 2 भेड़ियों के साथ नहीं रहते हैं बल्कि पूरे 29 भेड़ियों के साथ रहते हैं। लोगों को एक वुल्फ पालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये तो 29 वुल्फ को पालते हैं और इन्हें 40 सालों से वुल्फ को पालने का एक्सपीरियंस है। इसीलिए ये आज के समय में किसी भी जंगली वुल्फ को अपने इशारों से उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो इनके पास 29 वुल्फ है, ये कोई एक प्रजाति से नहीं है, बल्कि इनके पास यूरोपियन, साइबेरियन, कैनेडियन, अंटार्कटिक और मंगोलियन रीजन के सभी वुल्फ हैं। वैसे ये सारे के सारे भेड़िए लगते तो एक जैसे ही हैं, लेकिन इनमें से जो अंटार्कटिक वुल्फ है वो बहुत ही व्हाइट और लाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से इन सभी वुल्फ में से उसे बिल्कुल अलग से देखा जा सकता है। पाइथन गाइस, एक पाइथन स्नेक इतना खतरनाक होता है कि जंगल का कोई भी जानवर अगर उसके चंगुल में फंस जाए तो पाइथन के चंगुल से निकलना किसी भी जानवर के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन ये छोटी सी बच्ची इस येलो पाइथन के साथ बैठती है, इसी के साथ खेलती है, इसी के साथ टीवी देखती है और इसी के साथ ही साथ वो इसी के साथ बैठकर पढ़ाई भी करती है। अगर इसे बाहर जाना होता है तो ये अपने इस येलो पाइथन के साथ ही बाहर जाती है, लेकिन ये पाइथन इस बच्ची के साथ कुछ भी नहीं करता है। बल्कि कई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो कि इस पाइथन स्नेक के ऊपर बैठ जाते हैं और इसी के ऊपर लेट भी जाते हैं, लेकिन फिर भी ये स्नेक इन्हें कुछ भी नहीं करता है। अब
इस बारे में आपकी क्या राय है कि किसी पाइथन स्नेक को अपने घर में पालना चाहिए या नहीं, और अगर पालना चाहिए तो उससे हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। डेबोरा एंड हर स्कंक स्क्वाड। गाइस, एक जंगली स्कंक को पालना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि एक स्कंक के अटैक करने का तरीका दूसरे एनिमल से बहुत ही अलग है। क्योंकि जब भी ये किसी जानवर पर अटैक करता है तो ये अपने पीछे से एक ऐसी जहरीली गैस छोड़ता है जो कि उस जानवर की आंखों में ऐसी जलन पैदा करती है जिसकी वजह से वो इसके ऊपर अटैक कर ही नहीं पाता है। अब इस तरह से अटैक करने वाले एनिमल को अगर आप अपने घर में पालेंगे तो वो तो आपके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। लेकिन डेबोरा अपने घर में स्कंक के बहुत सारे बच्चों को पालती है और इनके अलावा ये कई सारे एनिमल्स की हेल्प भी करती है। अगर इन्हें कोई भी स्कंक जंगल में जख्मी दिखाई देता है तो ये उसका इलाज करने के लिए अपने घर ले आती है और उसके सही होने के बाद उसे वापस से जंगल में छोड़ देती है। बेजर। गाइस, बेजर भी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक है। ये मैडम अपने घरों में बहुत सारे बेजर्स को पालती हैं। अगर इन बेजर्स को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये उसकी हेल्प करती हैं। लेकिन इसी के साथ ही ये बेजर्स और भी ज्यादा खतरनाक तब हो जाते हैं जब इन्हें कोई इरिटेट करता है। अगर आप किसी भी बेजर को चिढ़ाते हैं तो वो बेजर गुस्से में आपके ऊपर अटैक जरूर करेगा। और ये बेजर तो इतने खतरनाक होते हैं कि इनके ऊपर तो सांप के जहर का भी कोई असर नहीं होता है। ये जिंदा सांप को मारकर खा जाते हैं, फिर चाहे इनके सामने कितना भी खतरनाक स्नेक क्यों ना हो। ये स्नेक के अलावा बिच्छुओं को भी खा लेते हैं। अगर किसी भी बिच्छू या स्नेक का जहर इनके अंदर चला भी जाता है तो बस ये कुछ समय तक ही बेहोश रहते हैं और फिर ये कुछ समय के बाद वहाँ से उठ के अपने रास्ते चले जाते हैं। इंटरनेट पर बेजर की ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जिन वीडियोस में ये अपने से भी 2 गुने बड़े जानवर से भिड़ने से पीछे नहीं हटते हैं। वार्टहॉग। गाइस, वार्टहॉग के बारे में तो आप में से बहुत सारे लोग जानते ही होंगे। ये एक जंगली सुअर होता है जिसके दौड़ने की स्पीड बहुत तेज होती है। ये ग्रेग नाम का शख्स अपने घर में इस वार्टहॉग को पालता है, जो कि ये वार्टहॉग भी इनके साथ बहुत मस्ती से रहता है। अगर उसे सोना होता है तो वो आराम से पूरा दिन सोता रहता है, और उसे खेलना होता है तो ग्रेग के घर में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जानवर हैं जैसे डॉग या इसके अलावा और भी एनिमल्स हैं, उनके साथ ये वार्टहॉग खेलता है। ये वार्टहॉग ग्रेग के घर में जब चाहे तब जा सकता है, लेकिन ये बहुत गुस्सैल भी होते हैं, जो कि गुस्से में आकर इसने ग्रेग के घर के गद्दे भी फाड़े हैं। एक वार्टहॉग को अपने घर में पालना और इसे अपना दोस्त बनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ग्रेग ने ये सब करके दिखा दिया। आउल। गाइस, क्या आपने किसी को अपने घर में उल्लू पालते हुए देखा है? शायद कुछ ही लोग होंगे जो अपने घरों में उल्लू पालते हैं, लेकिन जो भी लोग अपने घरों में इसे पालते हैं उसे वो अपने पिंजरे में बंद करके रखते हैं। लेकिन ये छोटी सी बच्ची तो अपने घर में इतने बड़े आउल को अपने साथ ही रखती है, और इन दोनों के बीच में ऐसी बॉन्डिंग हो चुकी है कि ये दोनों एक दूसरे की बात भी समझते हैं और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। रैकून। गाइस, रैकून बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर होता है। इसे ये पता होता है कि इसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। इसके अलावा ये किसी भी चीज को चुराने में भी बहुत ही एक्सपर्ट होता है, लेकिन इन्हें भी कभी न कभी कैसे भी चोट लग जाती है। ऐसे ही फेलिक्स को एक जंगल में जख्मी रैकून मिलता है, जिसे ये उठाकर उसे अपने घर ले आते हैं, और उसका इलाज करने के बाद जब वो ठीक हो जाता है तो फेलिक्स देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा फुर्तीला है, जिससे फेलिक्स ने इसका नाम टीटो रखा। ओपोसम। गाइस, ये ओपोसम को बचपन में देखने पर ये बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई देता है, लेकिन बचपन में भी इसके दांत बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं। जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसके दांत और भी ज्यादा नुकीले होते चले जाते हैं। ओपोसम अगर किसी को काटता है तो उस जगह पर बहुत ही गहरा घाव बनता है। अब गाइस, इंटरनेट पर आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर एक जानवर के ऊपर उसके बहुत सारे बच्चे चिपके होते हैं, तो वो जानवर कोई और नहीं बल्कि ओपोसम ही होता है। ये एक फीमेल ओपोसम है जो कि अपने बच्चों को अपने पीठ पर बिठा कर ले जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों करती है। तो ओपोसम के बच्चे जब तक बड़े नहीं हो जाते हैं तब तक उन्हें ये अपने पाउच में रखती है। जैसे कंगारुओं के पास अपने बच्चों को बिठाने के लिए एक जेब होती है, वैसे ही ओपोसम के बॉडी में भी अपने बच्चों को रखने के लिए एक छोटा सा पाउच होता है, जिसमें ये अपने सभी बच्चों को तब तक रखती है जब तक ये अच्छे से बड़े ना हो जाएं। और जब ये बच्चे एक समय पर इतने बड़े हो जाते हैं कि वो अपनी माँ के पाउच में आ भी नहीं पाते हैं, तो ये फीमेल ओपोसम अपने सभी बच्चों को अपने पीठ पर बैठा लेती है। ऐसे ही ये अपने बच्चों की तब तक केयर करती है जब तक ये बच्चे खुद अपना दाना पानी न ढूंढ पाए। टर्टॉइज। गाइस, जापान के टोक्यो में एक आदमी के पास अपना टर्टल है, जिसके साथ ये रोज शाम को वॉक पर जाते हैं, और इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग इतनी अच्छी है कि ये एक दूसरे के लिए इतना पेशेंस रखते हैं कि ना तो ये व्यक्ति बहुत तेजी से चलकर आगे जाता है और ना ही टर्टल धीरे चल के बहुत पीछे रह जाता है। वहाँ की सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति इन्हीं की तरफ देख रहा होता है। अब गाइस, इन्हें देखने के बाद क्या आप में से कोई भी अपने घर पर एक टर्टल को पाल सकता है?
वैसे गाइस आपको इन सभी एनिमल्स में से किसी भी एक एनिमल को आपके घर में पालने के लिए फ्री में दिया जाए तो आप किस एनिमल को अपने घर में पालना चाहेंगे, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।